नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 3 सेवा की सामान्य शर्तों के संबंध में विस्तार से समझाएंगे। साथियों, हमने पूर्व में आपको आप नियम कैसे याद कर सकते हैं अध्याय 3 के, ठीक है, ये हम आपको स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। और अब हम आपको आज ये बताएंगे कि इस नियम में क्या क्या है, उसका विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। आज हमने जो पुस्तिका निकाली है उससे आपको पढ़ा रहे हैं। अध्याय 3 सेवा की सामान्य शर्तें, जो कि भाग सेकंड में दी गई है। नियम 8 से 23 का में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें अतिरिक्त नियम, यहाँ साथियों अतिरिक्त नियम का मतलब है जो प्रतिस्थापित नियम है, अंतःस्थापित नियम है, उन्हीं को एडिशनल नियम जो होते हैं वो हैं क्या क्या, 8 का, 21 का, 21 का, 21 का, 22 का, 22 का, 23 का। और विलोपित नियम क्या है, शून्य, ठीक है, एक भी नियम विलोपित नहीं किया गया है। अब याद करने की दृष्टि से हम इसको अलग अलग भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे नियुक्ति किस रूप में, परीक्षाधीन, परीक्षाधीन की परिभाषा 7:30 में दी गई है। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की 7:30 का में दी गई है। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को काल और वेतन के निर्धारण का उल्लेख नियम 8 में किया गया है। अब नियुक्ति के समय क्या क्या दस्तावेज चाहिए, सबसे पहले आयु के संबंध में वो दस्तावेज पेश करेगा कोई भी व्यक्ति जब नियुक्ति होने के लिए जाता है। तो आयु की परिभाषा नियम 7:1 में दी गई है। 8 का में प्रथम नियुक्ति के समय आयु का उल्लेख किया गया। नियम में 8 का में प्रथम नियुक्ति के समय आयु का उल्लेख किया गया और परिभाषा 7:1 में दी गई है, ठीक। फिर उसे क्या आयु भी चाहिए, उसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा। अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर चर्चा करेंगे। ये देगा या प्रस्तुत करेगा, ये कौन से नियम है, नियम 9 में है। इसका प्रारूप का उल्लेख नियम 10 में दिया गया। कौन देगा, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी देगा, देने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक, चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, यह उल्लेख नियम 12 में दिया गया है। कौन देगा, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, नियम 11 में है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे जैसे इसकी मूलभूत शर्तें क्या होगी, ये भी हम बताएंगे आपको। अंशदान का सदस्य होगा, ठीक है। भविष्य निधि जीवन बीमा में अंशदान नियम 21 में है। आरजीएचएस में अंशदान नियम 21 ख में है। जीपीएफ में मासिक योगदान नियम 21 ख में है। सेवानिवृत्त पेंशनर को जीपीएफ योगदान नियम 21 ग है, ठीक है। बंद पत्र अथवा बॉन्ड 3 माह से अधिक के लिए भारत में प्रशिक्षण पर नियुक्ति को बंद पत्र देना होगा, जो कि नियम 22 ख 2 में दिया गया है। अध्ययन अवकाश पर प्रशिक्षण पर जाने पर बंद पत्र नियम 121 का है। साथियों, अभी हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से जो हमने पुस्तिका निकाल रखी है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्या करते होंगे, तो ये नियम 7-8 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब है ट्रांसफ़र की परिभाषा 7:38 में दी गई है। भिन्न नियमों के मामलों में स्थानांतरण नियम 57 क में है। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण नियम 68 में। पदाधिकार का स्थानांतरण नियम 19 में। राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण नियम 20 में दिया गया है, ठीक है साथियों। अब है पदाधिकार के मूलभूत सिद्धांत नियम 14 में दिए गए। यह कब वर्जित होगा, नियम 15 में इसका उल्लेख किया गया है। रखना नियम 16 में है। निलंबन 17 में है। अब साथियों, निलंबन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके। अब देखो, आवश्यक रूप से निलंबन 17 क में दिया गया, विवेक से निलंबन 17 ख में दिया गया, ठीक है। अनिवार्य रूप से निलंबन 17 ग में दिया गया। अंतकालीन निलंबन 17 घ में दिया गया। पुनः प्रतिस्थापन का निलंबन 17 ड में दिया गया, ठीक है। पदाधिकार कब समाप्त होगा, नियम 18 में दिया गया। पदाधिकार का स्थानांतरण नियम 21 में उल्लेख किया गया है। प्रशिक्षण काल में दी गई राशि को वापस जमा कराना नियम 22 क में दिया गया है। प्रशिक्षण काल में दूसरे पद पर जाने पर व्यय सीमा नियम 22 ख में दिया गया है। मूलभूत सिद्धांत, राज्य सेवा की मूलभूत शर्तें दिए गए हैं नियम 13 में। पदाधिकार के मूलभूत सिद्धांत नियम 14 में दिए गए हैं, ठीक है। अस्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्त कैसे होगी, नोटिस व प्रक्रिया नियम 23 क में उल्लेख किया गया है। वेतन व भत्ते प्राप्त करने की शर्तें नियम 22 में दी गई है। अधिकतम अवकाश की सीमा नियम 23 फर्स्ट क में दी गई है। अब हम साथियों अब इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी हमने आपको वो एक शॉर्ट बताया और पूर्व में हमने एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझा भी दिया। अब हम बात करते हैं एक एक नियम की। नियम 8 में चलते हैं, परीक्षा काल, वेतन इत्यादि।
दिनांक 20/1/2006 को या इसके पश्चात सभी नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है, जब भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो वो किस रूप में होगी? प्रोबेशन के रूप में होगी, परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। यह कब से लागू किया गया? दिनांक 20/1/2006 से। ठीक, क्या इस अवधि में आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी? तो साथियों, आपको इस अवधि में वार्षिक वेतन अवधि नहीं मिलेगी। ठीक है, दिनांक 20/1/2006 को परीक्षाधीन की अवधि 2 वर्ष निर्धारित किए जाने पर उस दिनांक को यदि कोई विज्ञप्ति जारी हो गई। अब साथियों, इसमें से एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ये अब हम चर्चा कर रहे हैं जिस दिनांक को 20/1/2006 को जब ये लागू किया गया, उसी दिनांक को मान लो कोई विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो, तो अब वो हम बताते हैं उसमें। तो उसमें किस प्रकार से क्या क्या नियम लागू होंगे। जहाँ मान लो लिखित परीक्षा ले ली गई हो, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम हो गया हो और साक्षात्कार नहीं हुआ हो, ऐसे मामलों में क्या होगा? इंटरव्यू नहीं हुआ हो और रिटर्न ले ली गई हो, वहाँ पर अभ्यर्थी को लिखित सूचना दी जाएगी तथा साक्षात्कार से पूर्व सहमति ली जाएगी। ठीक है, उसको रिटर्न में दिया जाएगा और उससे सहमति ली जाएगी कि आप प्रोबेशन अवधि के लिए सहमत हो। जहाँ साक्षात्कार ले लिया गया हो, ठीक है, जहाँ इंटरव्यू भी हो गया और नियुक्ति की सिफारिश हो गई हो, और नियुक्ति की सिफारिश भी हो गई हो कि साहब इसको नियुक्ति करनी है, ऐसे मामलों में नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व अभ्यर्थी को सूचित करेगा तो लिखित में लेगा। ध्यान रखना, दोनों चीज़ें साथियों, समझ रहे हो? इंटरव्यू हो गया है किसी बंदे का, ठीक है, वह नियुक्ति की सिफारिश भी करती है कि साहब इसको नियुक्ति देनी है, लेकिन अभी ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे मामलों में नियुक्ति जारी करने से पूर्व अभ्यर्थी को सूचित करेगा और उससे लिखित में अथवा रिटर्न में लेगा भी। जहां नियुक्ति पत्र दिनांक 20/1/2006 से पूर्व जारी हो गए, मान लो 20/1/2006 से पूर्व नियुक्ति जारी हो गई, तो नियुक्ति की शर्तें पूर्व नियम के अनुसार होगी। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति की 20/1/2006 से पूर्व नियुक्ति पत्र जारी कर दिया, उसने ज्वाइन नहीं किया हो, तो उस ऐसे मामलों में 20/1/2006 से पूर्व के नियम ही लागू होंगे। जहां न्यायालय में किसी प्रकरण में कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिनांक 20/1/2006 के बाद रोकी गई हो, अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति दिनांक 20/1/2006 से पूर्व हो गई हो, तो पूर्व के नियम लागू होंगे। साथियों, कहने का मतलब है, मान लो कोई विवाद चल रहा है, कोई न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है और उनकी नियुक्ति 20/1/2006 के बाद रोकी गई हो। ठीक है, नियुक्ति तो 20/1/2006 से पहले हो गई, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति 20/1/2006 के बाद रोक दी गई हो और अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व हो गई, तो पूर्व के नियम लागू होंगे। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको पहले ही। जहां उच्चतर पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती के अनुसार हो और शैक्षिक और वर्तिक अर्हताओं के अतिरिक्त अनुभव शर्त हो, तो ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 23/9/2014 को या इसके पश्चात होती है, तो 2 वर्ष के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षु के बजाय परीक्षाधीन के रूप में 1 वर्ष के लिए नियुक्ति होगी। दिनांक 23/9/2014 को यह संशोधन किया गया है। अब हम बात करेंगे आगे परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की। 30 दिन से अधिक का अवेतनिक अवकाश लेने पर परीक्षा काल उतनी ही अवधि तक बढ़ जाएगा। दिनांक 11 जून 2014 को ये वित्त विभाग ने आदेश जारी किया था। कितनी तारीख को? 11 जून 2014 को, कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति 30 दिन से अधिक के लिए अवेतनिक अवकाश लेता है तो उसका परीक्षा काल बढ़ जाएगा। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी पर नियम 27 व 27 लागू नहीं होते हैं। जब परीक्षा अवधि पूर्ण हो जाती है, तब ऐसे कर्मचारी को उसके पद के वेतनमान में पे मैट्रिक्स के संबंधित लेवल L1 में प्रथम सेल में स्वीकृत किया जाएगा। कहने का मतलब, जब उसका प्रोबेशन पूर्ण हो जाता है तो जो पे मैट्रिक्स निर्धारित की गई है उसके अनुसार जो लेवल फर्स्ट होता है उसके अनुसार उसको सेल में से सैलरी मिलेगी। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30/10/2017 एवं दिनांक 9/12/2017 को सिविल सेवाएं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 प्रभावशील किए गए, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुए। ठीक है, ये बात है 7 पे के लिए। ठीक है, 7 जिसके अनुसार राज्य कर्मचारी को 7वें वेतनमान के अनुसार नवीन वेतन लागू हुआ, अनुमत हुआ। 7वें वेतनमान के तहत पे बैंड व ग्रेड पे के स्थान पर पे मैट्रिक्स किया गया। क्या किया गया है? पे बैंड व ग्रेड पे के स्थान पर पे मैट्रिक्स मिलता है। तो 24 लेवल हैं इसमें, जिसमें विभिन्न लेवल्स 40 सेल्स में बांटे गए। ठीक है, अभी हाल जो 7 पे के तहत जो कितने लेवल बांटे गए? 24 लेवल। ठीक है, जिसमें 40 सेल्स हैं। ठीक, परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को न्यूनतम पारिश्रमिक कितना मिलेगा? 12,400, अधिकतम 1,42,000। साथियों ध्यान रखना, कितना मिलेगा?
परीक्षाधीन परीक्षार्थी को न्यूनतम 12,400, अधिकतम 1,42,000। राजस्थान सिविल सेवाएं पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 16 अनुसूची 4 के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2017 से नवनियुक्त परीक्षाधीन परीक्षार्थी को नियत पारिश्रमिक मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 जनवरी 2017 से जो परीक्षाधीन परीक्षार्थी हैं उसका फिक्स पे कर दिया गया है, वो मिलेगा। वो मिलेगा। ठीक है साथियों, परीक्षाधीन परीक्षार्थी को कार्यभार ग्रहण काल देय नहीं होगा। परीक्षाधीन परीक्षार्थी को प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक वेतन मिलेगा। नियत पारिश्रमिक वेतन का मतलब होगा कि गवर्नमेंट ने फिक्स वेतन कर दिया है कि इस व्यक्ति को, इस लेवल वाले व्यक्ति को इतना पेमेंट मिलेगा, वही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा 2 साल तक, प्रोबेशन पीरियड तक। ठीक है, जो कि नियम 7-8 में दिया गया, यह कर्तव्य के रूप में माना गया है। 3 माह से अधिक के समय के लिए बॉन्ड लिया जाएगा। जो पहले से सेवा में हो, नवीन नियुक्ति होने पर साथियों, अब हम बात कर रहे हैं, मान लो कोई कर्मचारी है जो पहले से सेवा में हो, ठीक है, सर्विस में हो, अब उसकी पुनः एक नियुक्ति हो जाती है, तो उस मामले में उसके प्रोबेशन के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो पूर्व के वेतन के अनुसार वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है। कहने का मतलब जो उसको पहले जो सैलरी मिल रही थी उसके अनुसार वो अपना विकल्प देगा, एक अपनी एप्लीकेशन देगा कि मुझे पेमेंट ये अभी वर्तमान वाला चाहिए या पुराना वाला चाहिए। तो साथियों, तो जो भी वापस नवीन नियुक्ति होती है किसी व्यक्ति की, तो उसको ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा पेमेंट कौन सा मिल रहा है, पुराना वाला नया वाला। तो वैसे तो साथियों पुराने वाले में ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि 2 साल तक क्या होगा, आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी यदि उस बंदे का प्रोबेशन पूरा हो गया हो पहले वाले में। ठीक है, तो पहले वाला चॉइस करने में सही रहता है। ठीक है, पूर्व के वेतन के अनुसार वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है। ऐसे कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि तथा प्रशिक्षण स्थान का मकान किराया भत्ता भी मिलेगा। ऐसे कर्मचारी ने राज्य सेवा में 3 वर्ष नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तो कार्यघन काल में वेतन भी मिलेगा। यदि 3 वर्ष पूर्ण नहीं किए गए तो केवल कार्यघन काल ही मिलेगा। ठीक है, परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण करने पर पे मैट्रिक संबंधी लेवल के प्रथम सेल में उल्लेखित वेतन दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा काल पूर्ण करने पर प्रथम वेतन वृद्धि 1 जुलाई को, जो परीक्षा दिन पूर्ण करने की तारीख के ठीक बाद आती है, तब से मिलेगा। ठीक है, आकस्मिक अवकाश 1 वर्ष में अतः सीएल कितने मिलते हैं? 15 दिन मिलेंगे, जो कि कब से? 30 अक्टूबर 2017 से। अन्य किसी प्रकार का अवकाश परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी ओब्लिक प्रोबेशन में नहीं मिलेगा। साथियों, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि नियम 122 का फर्स्ट में दिया गया। ठीक है, नियम 122 का फर्स्ट में क्या दिया गया है कि प्रोबेशन अवधि में किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलता है। ठीक है, शिक्षा विभाग ओब्लिक तकनीकी शिक्षा समेत के अध्यापकों को शैक्षणिक कार्यों के लिए परीक्षा काल में विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इनको एक स्पेशल अवकाश मिलता है एक शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को, तकनीकी कर्मचारियों को। ठीक है, महिला परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियम 103 व 104 के तहत प्रसूति अवकाश मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगा, जो कि अधिसूचना 15 फरवरी 2012 को जारी की गई थी। पुरुष परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को पितृत्व अवकाश कब से मिलेगा? नियम 103 के अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2012 से। कब से मिलेगा? 15 फरवरी 2012 से मिलेगा। पुरुष परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को पितृत्व अवकाश कब से मिलेगा? 15 फरवरी 2012 से, नियम 103 के तहत। तदर्थ बोनस परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नहीं मिलेगा, अधिसूचना 30 अक्टूबर 2017। ठीक है, तदर्थ बोनस का मतलब समझ लो आप, जो गवर्नमेंट जैसे दीपावली आती है, दीपावली में जो बोनस देती है वो प्रोबेशन प्रशिक्षणार्थी को नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, लेकिन अब 30 अक्टूबर 2017 को अधिसूचना जारी करके मना कर दिया है। निलंबन काल में निर्वाह भत्ता भी नहीं मिलेगा। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को देय नियत पारिश्रमिक में से 1 जनवरी 2017 से राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 2005 के तहत 10% दर से अंशदान की कटौती होगी तथा नियुक्त द्वारा समान अंशदान दिया जाएगा। नवीन नियुक्ति पर कार्यभार करने के लिए यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। कर्तव्य पर रहते हुए यात्रा करे तो उसे यात्रा भत्ता मिलेगा। साथियों, ये सभी हमारी पुस्तिका में दिए गए हैं। ऐसा व्यक्ति जो पारिवारिक पेंशन मिल रही हो तथा उसकी नियुक्ति राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अधीन हुई हो तो नियत पारिश्रमिक के अलावा पारिवारिक पेंशन पर देय महंगाई राहत की राशि के बराबर परीक्षा काल में क्षतिपूर्ति भत्ता भी मिलेगा। नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी को 17,400 रुपये प्रति माह चिकित्सा परिचारक भत्ता
मिलेगा, जो कि नियत पारिश्रमिक के अलावा होगा। मेडिकल बीमा कवरेज लागू होगा। राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 के तहत परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को राजकीय आवास भी मिलेगा। यदि प्रशिक्षण के लिए विदेशी सेवा पर प्रतिनियुक्ति किया जाए तो प्रतिनियुक्ति भत्ते नहीं मिलेंगे। साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति को ऐसे विभाग में लगाया जाता है जो कि डेपुटेशन कहलाता हो, विदेशी सेवा कहलाता हो, प्रोबेशन के अंदर, तो क्या उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा? उसे नहीं मिलेगा। ये भी 30 अक्टूबर 2017 को 7वें वेतन के तहत किया गया है। नियम 103 ग के अनुसार महिला सरकारी कर्मचारी को बच्चे की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष तक अर्थात 730 दिन का अवकाश मिलेगा। साथ ही ध्यान रखना, नियम 103 ग के अनुसार महिला सरकारी कर्मचारी को बच्चे की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष तक अर्थात 730 दिन का अवकाश मिलेगा। इस अवधि में उतने दिन का परीक्षा काल बढ़ जाएगा अर्थात चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। नियम 8 का क्या कहता है? प्रथम नियुक्ति की आयु न्यूनतम आयु 16 और अधिकतम आयु कितनी है? 40 वर्ष है। ठीक है, अधिकतम आयु 35 वर्ष से 40 वर्ष कब की गई? दिनांक 13 मार्च 2018। साथियों, आप दिनांक भी याद रखना, 13 मार्च 2018 को क्या किया है? 40 वर्ष कर दी गई है 35 से। अब बात अल्पवयस्क अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ऐसे पदों पर नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए जिनके लिए प्रतिभूति आवश्यक हो। किसी विशेष पद या सेवा के लिए कोई उपबंध नहीं हो तो महिला की आयु 42 वर्ष होगी। ठीक है, जो दिनांक 1/1/1999 के पश्चात अधिकतम आयु सीमा पार कर चुकी हो तो 2 वर्ष अर्थात 24/5/2004 से 23/5/2006 तक राजकीय सेवा में भर्ती के पात्र होंगे। यह वर्ष 1999 की बात है। पद आरक्षित राज्य की सीधी भर्ती में 5%, मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवाओं में 12%, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में 15% पद आरक्षित है। साथियों, अब करते हैं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 76 कार्मिक फर्स्ट 2008 दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। अब साथियों, अब हम आपको आयु के बारे में बताते हैं, कौन सी आयु में क्या छूट है क्या नहीं है। ठीक है, राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला की बात करते हैं तो अभ्यर्थी अन्य राज्य की समस्त वर्ग की महिलाओं को ऊपरी सीमा में कितनी छूट दी गई है? 5 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और एवं शहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो, इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्यता के मामलों में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में कोई भी सीमा लागू नहीं होगी। उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपने दोष सिद्धि के पूर्व अधिक आयु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी हैसियत से कार्य कर रहे हैं कि ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के मामले में लागू होगी। पंचायत समितियों तथा जिला परिषद और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, कार्यकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी अर्थात सब्सटेंटिव हैसियत से कार्य कर रहे हैं कि ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। अब हम आगे ये करते हैं, पूर्व अफ्रीका के देश केनिया, तंजानिया, युगांडा और जंजीबार से स्वदेश प्रत्यावर्ती व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। सन 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अतिवार्षिक आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी। यहाँ स्पष्ट। ठीक है, रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानांतरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14/10/2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के उपनियम 6A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों में पर बेंचमार्क निष्पक्ष अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट दे होगी।
वर्तमान नाम में परिवर्तन संशोधन हटाना। राज्य कर्मचारी का नाम बदलने की प्रक्रिया। जब कोई कर्मचारी नाम परिवर्तन करना चाहता है तो उसे एक विलेख डीड करनी होगी जिसमें 2 गवाह द्वारा सत्यापित कराना होगा तथा ऐसी सूचना स्थानीय समाचार पत्र तथा राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित करानी चाहिए। ठीक है, क्या क्या करना होगा ऐसे व्यक्ति के लिए? एक विलेख एक डीड करनी होगी जिसमें 2 गवाह होंगे, उसको सत्यापित कराना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी सूचना स्थानीय समाचार पत्र एवं राजपत्र में प्रकाशित करानी होगी। संशोधन। यदि दिनांक 1/1/1979 को सेवा में पहले से ही कार्यरत कर्मचारी की सेवा पुस्तिका या सेवा विवरणिका में जन्म तिथि अंकित है तो इसे परिवर्तन वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। दिनांक 1/1/1979 को व इसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारी के संबंध में प्रस्तुत आयु के दस्तावेज उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी के स्कूल का प्रमाण पत्र में अंकित तिथि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ठीक, यदि शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी से कम के पद के लिए है तो नगर निगम पंचायत विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अंकित तिथि काम में ली जाएगी। किसी वर्कचार्ज कर्मचारी को नियमित कर दिए जाने पर उसकी सेवा पुस्तिका सेवा विवरणिका में वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में अंकित जन्म दिनांक स्वीकृत मानी जाएगी। यदि वर्तमान नाम में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे नियम 8 के तहत एक बॉन्ड देना पड़ेगा और साक्ष्य देना होगा। ऐसे संशोधन की एक प्रति कर्मचारी को व्यक्तिगत दी जाएगी तथा एक प्रति महालेखाकार को भी दी जाएगी। महिला सरकारी कर्मचारी के उपनाम में परिवर्तन हटाने की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को दी जाएगी। कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ नियुक्ति आज्ञा पत्र की प्रति कोषाधिकार को दी जाएगी जिसमें जन्म दिनांक अंकित होनी चाहिए। यदि जन्म दिनांक के अनुसार वह सेवा में अयोग्य है तो उसका वेतन आहरित नहीं होगा। ऐसे मामलों में वेतन नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वयं अपने द्वारा किया जाएगा। सेवा में रहते हुए यदि कोई व्यक्ति मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास करके अपने पूर्व में उल्लेखित सेवा पुस्तिका की जन्म दिनांक में परिवर्तन कराना चाहता है तो वह नहीं करवा सकता। सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म दिनांक का परिवर्तन कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। साथियों, अब यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन प्रकरणों में विलंब न हो, इसलिए अभी हाल ही के अंदर यह संशोधन किया गया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की बिना सहमति के भी संशोधन किया जा सकता है, जो कि दिनांक 9/11/2022 को किया गया है। क्या किया गया? उक्त संशोधन प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज यथा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन ऑफ जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 के अंदर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है, यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाला हो और उसके जन्म दिनांक में कोई कोई काटछाट करनी हो तो वह परिवर्तन वित्त विभाग की उसमें आवश्यकता नहीं है, आप अनुमति लो, वो प्रशासनिक विभाग कर सकता है। ठीक है, यह लागू किया गया 9/11/2022 को भी हाल से संशोधन किया गया है। लेकिन कर्मचारी की नियुक्ति पश्चात जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज संशोधन के लिए मान्य नहीं होंगे। ठीक है, यह नियम किस पर लागू नहीं होगा? यदि वह कर्मचारी कोई ऐसा दस्तावेज देता है जो कि नियुक्ति के पश्चात का हो तो उस पर उस जन्म दिनांक के अनुसार उसमें नियम को काटछाट नहीं की जा सकती, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं साथियों नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो कि नियम 9 में दिया गया है। जब तक नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पेश नहीं किया जाएगा तब तक उसे नियुक्ति नहीं दी जाएगी। व्यक्ति या विशिष्ट मामलों में सरकार चाहे तो यह प्रमाण पत्र के संबंध में शिथिलता दे सकती है। अंशकालीन पदों पर नियुक्ति के समय पूर्णकालीन कर्मचारी के रूप में लिया जाएगा। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में प्रथम वेतन बिल के साथ यह प्रमाण पत्र सरकारी कर्मचारी के संबंध में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर रिकॉर्ड में रख लिया गया है, बिल पर अंकित किया जाएगा। राजपत्रित मामलों में प्रथम बिल के साथ यह प्रमाण पत्र कि सरकारी कर्मचारी के संबंध में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर रिकॉर्ड में रख लिया गया कि टिप्पणी लिखा जाएगा और आहरण व्यक्ति द्वारा बिल के साथ लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब राजपत्रित अधिकारी वाले मैटर में क्या होता है, बिल बनेगा लेकिन बिल के साथ ये प्रमाण पत्र लगेगा नहीं बल्कि इस पर लिखा जाएगा। जबकि अराजपत्रित मामले में क्या हो जाता है, जैसे टिप्पणी की जाएगी और उसके साथ बिल के साथ इसको लगाया भी जाएगा प्रमाण पत्र को। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप जब पूछा जाए तो नियम 10 में इसमें दे रखा है। चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के लिए कौन सक्षम अधिकारी होगा, नियम 11 में इसको ले किया गया है। यह प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उससे उच्च पदों के चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। नियम 11 क्या कहता है, महिला के संबंध में सक्षम प्राधिकारी किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकेगा। नियम 11 कहता है अभ्यर्थी अस्थायी रूप से 3 माह या उससे अधिक
के लिए नियुक्ति किया गया है तो उसे चिकित्सक स्नातक लाइसेंसित अर्थात प्राधिकृत चिकित्सक से लेना होगा। नियम 11 कहता है यदि चिकित्सक को या शंका हो कि यह राज्य के सेवा योग्य है अथवा नहीं तो वह उस मामले में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र लेगा। नियम 11 ये कहता है यदि किसी को 3 माह से कम अवधि के लिए सेवा में लिया जाए, बाद में यह अवधि बढ़ा दी जाए अथवा किसी दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थित होने के आदेश से 1 सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा। प्रथम अस्थायी नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात उसे उसी कार्यालय में अथवा अन्य स्थान पर एक स्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे पुनः स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिनको मुक्त रखा गया था पेश करने की आवश्यकता नहीं है, यह नियम 22 में दिया गया है। ठीक, नियम 12 में दिया गया है। जो प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हो, जिसे पृथक से चिकित्सा परीक्षा लिए जाना पड़ता हो, 3 माह से कम के लिए अस्थायी रूप से उच्च सेवा में नियुक्त हो, 6 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त चतुर्श्रेणी कर्मचारी। कहने का मतलब किस किस को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्त रखा गया, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि किसी जो अस्थायी रूप से किसी कर्मचारी को उस सेवा में नियुक्ति हो जो कि केवल 3 माह से कम के लिए, तो उसे देने की आवश्यकता नहीं है। एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो जो 6 माह से कम अवधि के लिए नियुक्ति हो अस्थायी रूप से, तो उसको देने की आवश्यकता नहीं है। एक अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसका चिकित्सा परीक्षा पूर्व में ही किसी कार्यालय में हो चुका हो, ठीक है, पहले ही चिकित्सा प्रमाण पत्र हो चुका हो और अब सेवा में व्यवधान के बिना उसका दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण हो गया हो, तो उसे देने की आवश्यकता नहीं है। सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः नियुक्त किया जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं है। शारीरिक रूप से अशक्त या विकलांग व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य परीक्षा किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा किया गया हो। ठीक है साथियों, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का पेश करना आवश्यक होगा, नियम 12 में ही है। जो व्यक्ति त्यागपत्र के पश्चात पुनः नियुक्त या चयन किया जाए, ठीक है, आप किसी ने रिजाइन दे दिया तो उसके बाद पुनः नियुक्त होता है तो उसको देना पड़ेगा। पेंशन के अयोग्य सेवा से उच्च पद पर पदोन्नत होने पर जब किसी को पुनः नियुक्ति हो तो उस समय देखा जाएगा कि चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक है या नहीं। जब एक बार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जांच होने पर अयोग्य घोषित हो जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र की उपेक्षा नहीं की जाएगी जो प्रस्तुत किया जा चुका हो। साथियों, अभी इसमें कुल आपको पता है नियम 23 तक हैं। आज हम आपको इतना ही कराएंगे और पार्ट सेकंड में इसको पूरा करेंगे।